संसद से अयोग्य 2024 के लिए योग्य एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस वक्त लगा हुआ है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में संसद से अयोग्य करार दिया जाना उनके लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है। सूरत सेशंस कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने के एक दिन बाद उन्हें संसद सदस्यता से अयोग्य करार दिया जा चुका है और उसके बाद जायज से स्वाभाविक से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब राहुल गांधी के पास क्या कानूनी विकल्प हैं? क्या राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता वापस बहाल की जा सकती है और क्या अब वो अगला चुनाव लड़ सकते हैं? ये इस वक्त राहुल गांधी के सियासी करियर को लेकर ऐसे सवाल हैं जो सभी के मन में जरूर उठ रहे होंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेहमानों से आपका रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट सर्वेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश्वर जी आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद। और आशुतोष शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लीगली इस पूरे मामले को समझने की हम कोशिश करेंगे उनसे, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट और साथ ही साथ राजनीति की भी एक गहरी समझ है। आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार। सबसे पहले सर्वेश्वर जी मैं आपका रुख करूंगी कि देखिए ये जो सदस्यता रद्द हुई है वो संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई 3-5 नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी हो गई तो ये काम तो लोकसभा सचिवालय और सरकार का है। इस पर किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता कि ये नहीं होना चाहिए था। इस पर सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी लूंगी। ये जो कुछ हुआ है, पहले कहीं सजा और उसके बाद सदस्यता उनकी चली गई है और अब आगे क्या होगा? गीत जी, सबसे पहले आपके जस हिंदी के सभी दर्शकों को भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का चौथा दिन है। मां कुष्मांडा हम सबके जीवन में प्रगति उन्नति लाए और सभी का कल्याण करे। देखिए, जो भी घटनाक्रम हुआ ये कोई पहले मतलब राहुल गांधी ऐसे भाषण में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए पर्सनल टिप्पणी करते थे और बहुत ऐसी बातें करते थे। अब जब मोदी सरनेम वाले सारे चोर हैं, ऐसी बात तो कोई भी डिफेमेशन केस कर सकता था। अब फुरनेस मोदी ने ये केस किया और ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। देखिए, उसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको नेशनल हेराल्ड मामले में उनको और उनकी माताजी को बेल मिल रखा है और ये न्यायिक प्रक्रिया का है कि उनको जेल की सजा हुई है। और ये जो कानून है 1951 का, इसमें ऐसा प्रावधान है कि आप अगर 2 या 2 साल से अधिक आपको सजा होती है तो आपकी जो सदस्यता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तुरंत तत्काल प्रभाव से जानी चाहिए। और का पालन हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ये विक्टिम्स है या वो उन्हें सिंपैथी वोट मिलेगा, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुई है कि उन्हीं की केवल सदस्यता गई है और किसी की नहीं गई है। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव जब वो चारा घोटाले में कन्विक्ट हुए हैं, लालू घोटाले, तो उसकी भी सदस्यता गई है। 2013 में ही लालू को दोषी ठहराया गया था। उसके बाद MBBS सीट घोटाले में 4 साल सजा पाने पे रशीद मसूद हैं, उनकी भी सदस्यता गई है, कांग्रेस के हैं सांसद। बिल्कुल ठीक। फिर एक अशोक चंदेल है, उनकी भी विधायकी चली गई। वो क्या कहते हैं, मर्डर केस में थे और ये भाजपा के हैं। कुलदीप सेंगर ये भी भाजपा के हैं। ये भी जब इनको रेप केस में उम्र कैद की सजा हुई तो इनकी सदस्यता गई। सर्वेश्वर जी, हाँ, तो अगर अभी देखा जाए तो 2 भाजपा के नेता हैं, 2 कांग्रेस, राहुल गांधी जी को लगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये जो है एक मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। एग्जाम्पल्स हमारे सामने बहुत हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, सांसद हों या फिर बीजेपी के। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज समझना चाहती हूँ। देखिए, जो कुछ हुआ वो हम सबने आपने देखा कल, लेकिन देखिए ये सब होने के बाद कांग्रेस साफ तौर पर कहती है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, हम कल जाते, 10 दिन बाद जाते ऊपरी अदालत में। लेकिन आनंद फानन में राहुल की सदस्यता रद्द करने का आखिर औचित्य क्या है? क्या आपस में सब मिले हुए और सदस्यता जाने के पीछे का जो नियम है वो क्या कहता है वो तो हम समझेंगे, लेकिन इतना आनंद फानन में सदस्यता रद्द करने का औचित्य क्या था?
देखिए गीत जी, सबसे पहली बात है कि ये कानून का प्रावधान ही है। तो अगर इतनी जल्दी इसमें लोगों की क्या सिंपैथी, आप देखिए ना, सारे नेता इकट्ठे हो चुके हैं। जो कल दूरी बना के चलते थे, यही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के बारे में कुछ और बातें बोलते थे, आज ये जितने भी नेता हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जिन पे ईडी या सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, वो सबके सब आ खड़े हुए हैं। तो दूसरी बात है कि इतनी जल्दी क्यों? अरे इतनी जल्दी, जो कानून का प्रावधान है उसमें आज होना है या कल होना है, इसमें जितनी जल्दी हुई तो इसमें समस्या क्या है? क्या राहुल गांधी एक विशेष व्यक्ति है जिसके लिए एक अलग प्रावधान होना चाहिए हमारे कानून में? और दूसरी बात देखिए, जज जी ये कहते हैं कि अपने कर्मों का फल होता है। कुछ दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज से 2-4 दिन पहले, और माता सरस्वती क्या उनके जीप पे विराजित थी। उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली मैं एमपी हूं। फिर जयराम रमेश जी ने करेक्ट कहा कि आप ऐसा मत बोलिए, आप कहिए कि अनफॉर्चुनेटली मैं आपका एमपी हूं। इफ यू रिमेंबर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आज देखिए वो अनफॉर्चुनेटली सचमुच उनको सदस्यता चली गई। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया कि उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, तो ये कोई गलत है या ऐसा है। जो कानून में प्रावधान है उसके तहत किया गया है, क्योंकि अध्यादेश तो इन्होंने ही फाड़ा था। अगर आपकी मनमोहन सरकार वो अध्यादेश लाई होती तो आज इनको इससे निजात मिल सकती थी। लेकिन कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है। ठीक है आशुतोष जी, मैं इसमें सेम आपकी टिप्पणी भी लूंगी कि आनंद फानन में उनकी सदस्यता रद्द करने का क्या उचित है। ये सवाल जो है वो कांग्रेस की ओर से लगातार, क्योंकि देखिए उसके बाद तो जैसे मीटिंग्स का दौर लगातार पूरे दिन जारी रहा। अब आगे क्या होगा उसके लिए भी एक रणनीति तैयार करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। सदस्यता जाने के पीछे का नियम क्या कहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विकल्प राहुल गांधी के पास अब आगे क्या है, ऐसे आप थोड़ा सा हमें इलैबोरेट कीजिएगा। देखिए, राहुल गांधी की जो सदस्यता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1E इज कनेक्टेड विद आर्टिकल 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट, उसके अंतर्गत जो है सदस्यता गई है। भारत में सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन आप अपनी अभिव्यक्ति में किसी व्यक्ति पे ऐसे लांछन लगाएं कि कोई व्यक्ति जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो उसकी करनी, जो राहुल गांधी ने जो अभी पिछले कुछ समय से जगह जगह पे विवादित बयान देते आ रहे हैं, उसमें उनको ये सजा दी गई, डिस्क्वालीफाई किया गया है। 2 साल की सदस्यता रद्द होने से जो भी उनके प्रिविलेजेस हैं, जो भी पर्क्स हैं, वो भी इनके खत्म हो जाएंगे। सरकारी बंगला भी इनको खाली करना पड़ेगा, और सरकारी जो सुविधा इनको मिल रही थी एज ए मेंबर पार्लियामेंट, एज अपोजिशन नेता, वो सब उनसे इनको हाथ धोना पड़ेगा। और 2 साल के नेक्स्ट ईयर जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ईयर का चुनाव पार्टिसिपेट ना करने मतलब 5 साल और इसके आगे निकल गए। उसके बाद इनका क्या होता है? अभी राहुल गांधी के पास विकल्प मौजूद है कि वो उसकी अपील में जाएंगे। ही इज गॉट अ बैटरी ऑफ लॉयर्स हु हैव बीन रिप्रेजेंटिंग राहुल गांधी पिछले 10 वर्षों से, 15 वर्षों से कांग्रेस की सेवा रखते हैं। बड़े अच्छे अच्छे दिग्गज एडवोकेट्स हैं, जो छोटा सा भी कोई बात होती है तो उसको पार्लियामेंट वही चीज आशुतोष जी, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या जो कुछ हुआ है, कांग्रेस कमजोर पड़ी है इस मामले पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कानून की पेचीदगियां होती हैं उनको समझने में कांग्रेस को दिक्कत हुई है कहीं ना कहीं। लीगल डिस्कोर्स क्या है अभी तक कांग्रेस की ओर से ही क्लियर नहीं है कि करना क्या है हमने। देखिए, जब ये सजा सुनाई गई है, बैटरी ऑफ लॉयर्स आर एट वर्क, इनकी जो अपनी टीम एंड डिफेंस काउंसिल जो है वो अपने काम पे लगे हुए हैं, और ये आपको आज और कल के उसमें पता लग जाएगा कि राहुल गांधी की टीम आगे क्या करने के लिए जा रही है। तो राहुल गांधी अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, समय समय पे वो ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे वो चर्चा का विषय बने रहे। अभी कुछ समय पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जो 150 दिन की यात्रा थी, उसको, भारत तो एक अटूट भारत है जिसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर भारत जोड़ने की बजाय वो कांग्रेस जोड़ो का टाइटल इसको देते हैं, क्या ज्यादा अच्छा होगा। और नहीं, आप मुझे लीगल डिस्कोर्स बताइए, क्या कांग्रेस उसको समझने में कुछ प्रॉब्लम हुई है? यही वजह है कि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है उसकी ओर से?
दिक्कत ये है कि राहुल गांधी को समझना नहीं चाहते, वो ज्ञान के इतने परिपूर्ण भंडार है कि वो उनको समझने की कोई वो नहीं है आवश्यकता। वो समझते अपने आप में मैं एक परिपूर्ण व्यक्ति हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मुझे उसकी पूर्ण आजादी है, और वो उस हिसाब से समय समय पर विवादित बयान देते रहते हैं। कांग्रेस नहीं सर, आप मेरे शायद सवाल नहीं समझे हैं। मैं अभी उस चीज की बात कर रही हूं कि ये जो कुछ कल हुआ है, जो कानून की भी अभी पेचीदगियां हैं, उनको समझने में जो है वो कांग्रेस को दिक्कत आ रही है। हम ये समझने की कोशिश करें कि नियम के अनुसार उनकी सदस्यता रद्द हुई है, लेकिन सदस्यता को बहाल करने की हम बात कर रहे हैं। जी जी, कांग्रेस अपनी टीम के साथ इसके डिस्कशन पे, विचार मंथन पे लगी हुई है कि हमको इसका आगे एक्शन क्या लेना है। हाँ। तो कांग्रेस में समझने की ऐसी वो नहीं, कांग्रेस में कोई सशक्त नेता, जिसे कद्दावर नेता कहते हैं, काफी समय से उसका अभाव है। और जो भी कांग्रेस में अच्छे अच्छे दिग्गज नेता थे, धीरे धीरे इसको छोड़ के चले गए हैं। अब राहुल गांधी का सत्ता मोह कह लीजिए, कुर्सी का मोह इतना ज्यादा अटूट बना हुआ है कि वो इससे अलग नहीं रहना चाहते। उन्होंने अगर एक नेता को चुना भी है, लेकिन कमांड तो फिर इन्होंने अपने पास ही रखी है। अगर कुछ समय के लिए ये राजनीति से अगर संन्यास लेकर के इसको सीखें कि राजनीति किस तरह चलती, तो शायद चिंतन मनन करें तो कुछ सुधार के साथ दोबारा से आ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी से चिंतन मिलन कर रही है, उसका आपको आज या कल आपको ठीक है आशुतोष जी, ठीक है। क्योंकि सवाल देखिए लगातार यही उठ रहे हैं कि कानून में क्या कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके तहत उनको अपील करने का जो समय है वो दिया जाता। हमें से भी समझते हैं हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जी ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। स्ट्रेट टॉक में जुड़े रहे इस चर्चा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक और इसी के साथ दो खास मेहमानों का भी मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी। मैं राहुल गांधी अभी जो कुछ अभी हुआ है, अगर उसकी हम टाइमलाइन को देखें तो देखिए पहले सजा 2 साल की, और उसके बाद जब हम टाइमलाइन को देखते हैं कि ठीक 26-27 मिनट बाद उनको बेल भी मिल जाती है, और अगले दिन कुल मिलाकर 26-27 घंटे के बाद उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाता है, यानी कि सदस्यता जो है वो उनकी रद्द कर दी जाती है। कानूनी तौर पर जो तमाम चीजें हैं, पहलू हैं, उनको समझने की यहां पर थोड़ी सी जरूरत है। आशुतोष जी, मैं जल्दी से आपसे ये सवाल का जवाब आपसे लूंगी कि आपने कहा कि रुख करेंगे वो आगे कोर्ट का, हाई कोर्ट का। कोर्ट के फैसले और संसदीय सदस्यता जाने का राजनीतिक नुकसान तो देखिए है ही, उसमें कोई दो राय नहीं। अब चूंकि उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट उनकी सदस्यता को रीइंस्टेट तो तभी कर सकता है जब कानूनी तौर पर किसी तरीके की कोई कमी नजर आ रही हो या फिर कोई कमजोरी नजर आ रही हो। तो लेकिन क्या लगता है कि इस मामले में अब उन्हें कोई राहत मिल पाएगी? देखिए गीत जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे संविधान में प्रोविजन है कि अगर कोई लोअर कोर्ट कोई फैसला देती है तो उसकी अपील करने का मैं अधिकार है जी, और जिसके लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले सजा सुनाई गई है। ठीक है। तो राहुल गांधी जो है इसकी निश्चित रूप से अपील करेंगे। ठीक है। पहली अपील इनकी हाई कोर्ट में जाएगी और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुला है। जैसा कि पिछले कुछ समय से हम देखते आ रहे, कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति को कन्विक्शन होती है, कोई सजा होती है, कोई ऑर्डर होता है, तो उसका सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाएगा कि इस फैसले में क्या कमी है, किस उसमें इनको सजा दी गई है और उसमें कहाँ का लूप होल, तो लूप होल को देखते हुए उसकी अपील की जाएगी हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो इस सोच को वो अपनाएंगे और फाइनल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। तो सर ये जरूरी तो नहीं है ना कि उन्हें स्टे मिल ही जाए, और अगर स्टे मिल भी जाता है तो उसमें फिर क्या स्थिति बनती है, स्टे मिलने की और नहीं मिलने की? स्टे आपको जब भी मिलेगा जबकि इस फैसले में लोअर कोर्ट की, सूरत कोर्ट की फैसले में कोई कमी होगी, उसके ऊपर स्टे मिलेगा। तो जो दिग्गज टीम है बैटरी ऑफ लॉयर्स है, वो इसमें कोशिश जरूर करेंगे लूप होल निकालने की, कहीं ना कहीं कोई कमी पाएगी और उसकी निश्चित रूप से अपील बनाएंगे। यानी कि दूसरा कोई विकल्प अपील बनती है तो पूरे जोश से कोशिश की जाए कि इसको जो है ऑर्डर को निरस्त किया जाए और उनकी सदस्यता बहाल की जाए। And we have to wait and see। मैंने इसका भी फैसला को ठीक रूप से नहीं पढ़ा है, सूरत कोर्ट का फैसला क्या है, सरसरी ने जैसे टीवी के माध्यम से जैसा मैं देख रहा हूँ कि 2 साल की उनको निरस्त निरस्त, तो ये बहुत बड़ा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को बहुत बड़ा नुकसान है।
और कहीं ना कहीं इसकी अपील करके कोशिश करेंगे राहत मिलना इतना आसान नहीं होगा। सर्वेश्वर जी, इसके बाद एक और सवाल खड़ा हो रहा है जो कल कुछ हुआ है कि कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने रिएक्ट ही किया है, उसके बाद कांग्रेस को रिएक्ट नहीं बल्कि एक्ट करना चाहिए था। सिर्फ 1 महीने तक सदस्यता रद्द करने की या संसद से बाहर रहने की बात होती, क्योंकि अभी तक देखिए सस्पेंड ही होते आ रहे हैं, सदस्यता रद्द होती थी। आपने भी पहले बहुत जिक्र किया इसका प्रोग्राम की शुरुआत में कि सदस्यता जो है वो रद्द हुई है। अब लेकिन जब राहुल गांधी के मामले की बात करते हैं तो संसद से बाहर रहने की बात होती, 1 महीने की बात होती, तो मामला कुछ और था। लेकिन अब मामला इस बात पे अटक गया है कि आगे के 6 साल राहुल चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर आखिर कौन? देखिए गीत जी, आपने सही कहा, 6 साल नहीं, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट में भी इससे सजा को बरकरार रखता है और सुप्रीम कोर्ट भी, तो 2 साल तो उनका जो जेल टर्म है वो, और आगे का 6 साल, टोटल 8 ईयर जी। करंट 52 ईयर्स ओल्ड, आप उसमें 8 ईयर्स लगा दीजिए तो फिर 60 ईयर्स के हो गए। और उसके बाद फिर ये कांग्रेस में, या अगर आपने खुद ही बोला था कि कोई अगर मध्यावधि चुनाव हो या आम चुनाव हो तो बात अलग है। तो यहाँ पे जो है कांग्रेस का भविष्य जो है वो सचमुच डिम हो गया है, अंधकारमय हो गया है। आजकल के नेता किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि खास के कांग्रेस के नेता, देखिए यहाँ पे कुछ भी होता था, इनकी पूरी टीम, पूरी जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती थी। अभी आपने देखा होगा पवन खेरा के मामले में, पवन खेरा को अरेस्ट हुआ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया, उनको अंतरिम बेल भी मिल गई। उस तरह तब देश के किसी भी कोने में कुछ भी काम होता है तो इनकी पूरी इकोसिस्टम जग जाती है, और सुप्रीम कोर्ट उसमें तत्परता से काम करते हुए अगर सही है तो वो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लेती है। तो यहाँ पे वही है कि अगर हाई कोर्ट ने ये इस पे कुछ कानूनी दस्तावेज में अगर कुछ हुआ, उन्होंने खारिज कर दिया, तभी राहत मिल सकती है कांग्रेस को। अब है सवाल कि कांग्रेस में अगला कौन। माननीय सोनिया गांधी जी ने अभी कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसमें अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो अब रिटायर्ड ले रही है। तो जो कांग्रेस की जो बागडोर थी राहुल पे ही आने वाली थी, लेकिन प्रियंका भी जो एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आ रही है, देखिए उनको अभी बहुत अच्छा श्रेय गया है कि वो हिमाचल में कांग्रेस को कैंपेन अच्छा किया और विजयी दिलाए। लेकिन वही प्रियंका यूपी चुनाव में कैंपेन करती है तो वहां पे 1 से 2 सीट बस निकाल पाती है। तो कांग्रेस ये कहना कि ये जल्दबाजी का फैसला है या कांग्रेस का क्या होगा, ये कांग्रेस का क्या होगा ये कुछ, क्योंकि देखिए इनके जितने भी वयोवृद्ध नेता हैं सब एक से एक धुरंधर, पार्लियामेंट का उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान, उन्होंने इनको एक अच्छे तरीके, देखिए राजनीति में क्या होती है ना कि भाषा की मर्यादा होती है। आप अपने लैंग्वेज, अपनी भाषा के लिए जाने जाते हैं। जब वाजपेयी जी थे तो वो भाषा, लैंग्वेज और राजनीति में जो मर्यादा था उसके लिए जाने जाते थे। लेकिन अब तो कोई भी नहीं देखता ना, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, है ना, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, या दूसरे जितने भी है क्षेत्रीय, वो बहुत ही जो उसका स्तर है गीत जी, वो नीचे लो लेवल पे चला गया, स्तर गिरा है। बिल्कुल जी। दूसरी बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा और जस हिंदी के दर्शकों को कि देखिए ये एक मामला है मानहानि का राहुल गांधी जी पे, ऐसे 4 मामले सेम इस में राहुल गांधी जी के ऊपर चल रहे हैं, इसी मानहानि का मामला, जिसमें कभी उन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या के खिलाफ संघ को दोषी ठहराया है, तो वो भी महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में वो मुकदमा चल रहा है। 2016 में उन्होंने असम के गुवाहाटी में बोला था कि 16वीं सदी में असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। तो यहाँ पे भी यही जो धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज है। फिर 2018 में भी इन्होंने झारखंड की राजधानी रांची में एक केस दर्ज हुआ इनके खिलाफ। तो ऐसे 4 और मामले इन पे दर्ज है वो डेक्कन हेराल्ड केस के अलावा। तो अब यहां पे सबसे बड़ी बात आती है कि क्या
दूसरी बात जो उठ रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी को उससे सहानुभूति वोट मिलेगी? मुझे इसमें कहीं नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस चीज को सहानुभूति वोट में बटोर सकती है। ओके ओके जी। ठीक। आप कुछ कह रही थी जी आशुतोष जी से मैं यही सवाल करूंगी। देखिए, जो बातें भी सर्वेश्वर जी ने रखी हैं आशुतोष जी, निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस पार्टी के लिए ये सब एक बड़ी खलबली का सबब बन चुका है। अब राहुल देखिए कहते हैं कल कि मैं देश की आवाज बुलंद करने के लिए हर तरह की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि बीते दिन सजा के बाद लीगल डिस्कोर्स क्या लेना है उस पर आगे नहीं बढ़े। लेकिन यहां पर जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही कि बिजली की तेजी से काम हुआ, सदस्यता रद्द हो गई। सर्वेश्वर जी से जो सवाल किया था, मैं आपसे भी वो सवाल करूंगी। वीर जी, मैं कहूंगा कि बिजली की तेजी से सदस्यता रद्द नहीं की गई। कानून अपनी प्रक्रिया अपने तरीके से चलता है, वो किसी के दबाव में प्रेशर में आके नहीं कर रहा है। जैसा सर्वेश्वर जी ने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर इस तरह के और भी अन्य केस चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड तो एक मामला है, बाकी और केस का इन्होंने भी बताया। तो राहुल गांधी को असल में कोई समझाता भी है तो उनकी समझ से ये चीजें आ नहीं पाती। वो अपने को सर्वगुण संपन्न और बुद्धिमान व्यक्ति माने बैठे हैं और अपने ज्ञान का पिटारा जो है उस समझते कि उनका पूर्ण है, कोई उनको ठीक राय नहीं दे सकता। अपनी मर्जी से चलने वाले व्यक्ति हैं। उनको काफी लोगों ने, दिग्गज नेताओं ने पहले भी समय समय पर कहा और सोनिया गांधी से भी आगे कहा कि भाई आप एट द हेल्म ऑफ द अफेयर नेता का शीर्ष उस पर बदलाव कीजिए। कितने नेता छोड़ के चले गए, लेकिन राहुल गांधी अपनी जिद्दों हैं कि उन्हीं अटके रहे हैं और वो समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को उनसे अच्छा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चला सकता, जिसके तहत वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर बैठ करके चिंतन मनन करें अपने ऊपर कि मैं पार्टी को क्या, पार्टी का अच्छा कर पा रहा हूँ। प्रियंका गांधी भी एक अच्छा चेहरा हुआ करती थी। सर्वेश्वर भाई ने अभी कहा कि प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छा कार्य करा कि हिमाचल स्टेट में कांग्रेस को विजय दिलाई। मैं उसका श्रेय पूरा उनको दूंगा, लेकिन सर्वेश्वर भाई ये भी देखेंगे इससे पहले 5 राज्यों में प्रियंका गांधी ने नेतृत्व किया पार्टी का, लेकिन 5 के 5 राज्य में कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से शिकस्त मिली। तो कांग्रेस में मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि कोई अच्छा चेहरा जो कांग्रेस पार्टी को नैया पार करा सके, वो राहुल गांधी के होते हुए नहीं उभर पा रहा है। और राहुल गांधी कल जो सजा के हुई, उन्होंने सदन का बायकॉट किया, 12 बजे विजय चौक पर प्रदर्शन करा, बारिश हो रही थी, इस बारिश के बावजूद सदस्य बाहर आए और प्रोटेस्ट किया। आप बजाय इसका चिंतन मनन करें कि आगे हमने क्या करना है, इसको फैसले को हमने चैलेंज करना है हाईकोर्ट में, क्या हमारा डिफेंस होगा और हम क्यों इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी बड़ी बात है ना कि अभी तक देखिए ना, विपक्ष इकट्ठा हुआ है इस मामले पर। अभी तक तीसरे मोर्चे की बात यहाँ पर होती थी और अभी तक सवाल देखिए इन दिनों ये उठ रहे थे कि विपक्ष, जो बाकी पार्टियां हैं कांग्रेस से इतर विपक्ष की, वो कांग्रेस से एक तरफा हट रही हैं, मतलब उसके साथ नहीं है, खासकर राहुल गांधी को लेकर। तो अब तीसरे मोर्चे की जरूरत नहीं होगी यदि इस मामले पर वो एक साथ इकट्ठा रहते हैं। असर क्या हो सकता है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने दोनों खास मेहमानों से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। उसी के साथ स्वागत करेंगे अपने दो खास मेहमानों का भी। सीधा सवाल सर्वेश्वर जी आपसे मैं करूंगी कि क्या विपक्षी एकता के लिए अब ट्रिगर पॉइंट साबित होगा राहुल गांधी का ये मुद्दा आने वाले वक्त में, या अभी से? देखिए गीत जी, ट्रिगर पॉइंट कभी भी नहीं हो सकता। अगर राहुल गांधी मान लीजिए वर्ष सिचुएशन रहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उससे लोअर कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा, राहुल गांधी जी अगले 8 वर्षों तक जो पॉलिटिक्स चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ये कमान कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को चाहिए। जो प्रियंका गांधी अभी परोक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी में चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रही है और ये हो रहा है। तो रही बात दूसरी बात की ट्रिगर पॉइंट, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता। देखिए कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने खुद आरोप लगाया कि बीजेपी राहुल गांधी को नेता बनाना चाहती है, टीआरपी की तरह इस्तेमाल। जी, और राहुल गांधी को अगर हम पीएम कैंडिडेट कांग्रेस बनाती है तो हमें ये स्वीकार नहीं है। ममता बनर्जी ने ये इतनी बड़ी बातें कही। और देखिए ममता बनर्जी का स्टेक इसलिए हाई है क्योंकि बंगाल से 42 सीट है एमपी के,
रही बात साउथ इंडिया की, आप बात कर लो तो वहां पे सबसे ज्यादा तमिलनाडु का स्टेक आता है। वहां पे भी स्टालिन की कुछ खास स्थिति नहीं है वहां पे। तो जो ट्रिगर है, और अरविंद केजरीवाल क्या कर लेगा? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लैंडस्लाइड 2 बार करते हैं, लेकिन जो 7 दिल्ली की एमपी की सीटें उसमें से एक भी नहीं निकाल पाते। कई बात हमारे बिहार के लालू प्रसाद यादव की पार्टी और नीतीश कुमार, जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपने चरम, वो राजनीति के चरम पे थे, तो बिहार की 40 सीट से 40 कभी भी नहीं निकाल पाए। तो मैं एक बार नहीं, कितने भी चैनल पे बोल चुका हूं कि वो एक अलग दौर था, जब देश ने देखा कि माननीय देवगौड़ा जी, माननीय इंद्र कुमार गुजराल जी, माननीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन ये दोनों बने थे जीत की, या तो बीजेपी ने सहयोग किया था या कांग्रेस पार्टी के सहयोग से बने। तो यहाँ पे स्थिति यही है कि क्या जो ये ट्रिगर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी के सभी अभी समर्थन में आए हैं। लेकिन जब बात अगर 2024 चुनाव में अगर मान लीजिए कुछ बहुत बड़ा उलटफेर हो गया, जनता कभी इमोशनल होती है, चाहे वो उनको कितना भी लगे। अभी आप देखिए ना कि लोगों का कहना है कि इतनी जल्दी किस बात की थी। अगर एक आम नागरिक, मैं एक आम नागरिक की बात करता हूं, किसी केस में कन्विक्ट होता है, कुछ होता है, उसको सजा होती है, तो क्या उसके लिए यह चीजें जल्दबाजी होती, या जो कोर्ट जो कहता है वो अपनी न्यायिक प्रक्रिया के कारण कहता है? तो क्या राहुल गांधी भारत के एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हैं जिसके लिए कोर्ट पे भी अलग प्रावधान होना चाहिए? मैं समझ गई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए सर्वेश्वर जी, न्यायिक प्रक्रिया के तहत सब कुछ हुआ है। मैंने प्रोग्राम के एकदम शुरुआत में भी यही बात कही थी कि सब कुछ न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बाहर आज सिर्फ ज्यादातर संदेश यही जा रहा है, जो हम भी अभी देख रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में ये पूरा मुद्दा गया है, वो ये है कि एक राजनीतिक साजिश है। तभी कह रहे हैं कि आनंद फानन में हुआ। देखिए, आनंद फानन में ना होगा, कोर्ट में केस जो है 2019 से चल रहा है। 2021 में वो कोर्ट में अपीयर भी हुए हैं जाके, उन्होंने कहा है कि मैं निर्दोष हूं। तो आनंद फानन में किस बात का होगा, आप मुझे ये बताइए। हाँ, नेशनल हेराल्ड केस में अभी तक बात आगे नहीं बढ़ रही है। हाँ, वहां पर आप कह सकते कि नहीं, वो चीजें अच्छी हैं, कोर्ट अपना कर रहा है। जहां पे अगर फैसला आ गया तो आनंद फानन में हो गया। मैं कहता हूं ना कि जो भ्रष्ट व्यक्ति है और जिसपे भी ये फैसला आता है, सबका वही कहना होता है कि नहीं, हमें राजनीतिक रूप से फंसाया गया। आप जब इतने बड़े पार्टी के, ग्रांड पार्टी के आप नेता रहे हो, आप अध्यक्ष रहे हो, उस पार्टी की जिम्मेदारियां, अब बात समझने की कोशिश करिए कि इतने बड़े ग्रांड रोड पार्टी को अध्यक्ष रखना, आप क्या अपनी भाषा पे संयम नहीं रख सकते थे? राजनीति में विरोध करना भी अलग बात है, सब विरोध करती है, भाषा में संयम बीजेपी के भी नेता नहीं रखते। तो रेणुका चौधरी जी का भी वो वीडियो अब फिर से वायरल हो रहा है ना, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में उनके शूर्पणखा की एक संज्ञा देते हैं कि बहुत दिनों बाद ऐसी आवाज सुनने को मिली है। एक मिनट देखिए, उसमें आप, वो वीडियो वायरल हो रहा है, आप उसमें क्लियर सुनिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। ये एग्जैक्ट वर्ड मैं बोल रहा हूं, कोट कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अध्यक्ष जी रेणुका जी को कुछ मत कहिए, रामायण के बाद इतनी हंसी, इतनी जो है बड़ी हंसी आज सुनने को मिली है। इसमें कहीं भी प्रधानमंत्री जी ने ये जिक्र नहीं किया कि रेणुका चौधरी जी शूर्पणखा है। वो कल खुद अपने आप को ट्वीट करके कह रही है कि प्रधानमंत्री ने मुझे शूर्पणखा कहा। उसको तो छोड़िए, उस इंसिडेंट के बाद से कांग्रेसी या जितने भी बाकी के विपक्षी दल है, जब ये बात होती है भाषा की मर्यादा की, जब भी राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री पे अटैक किया या तो कहा कि देश का युवा प्रधानमंत्री को डंडे से पीटेगा, चाहे जो भी कहा, तब इसी बात को लेके आया। ये कांग्रेसी ही अपनी नेत्री के बारे में कह रहे हैं कि वो शूर्पणखा है। अब यहाँ पे आप देखिए, बातें को उलटफेर नहीं करना होता। अब उन्होंने कहा कि ये हंसी रामायण के बाद आज सुनने को मिली, किसी भी कैरेक्टर के लिए हो सकता है। शूर्पणखा का ही कैरेक्टर उन्होंने अपने आप को क्यों चुन लिया? ओके। तो इस बात पे वहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो प्रधानमंत्री को जाएगा अगर ये मामला उन्होंने कहा है। बिल्कुल कुछ ऐसी ही, बिल्कुल आई एग्री, बिल्कुल ऐसी ही प्रतिक्रियाएं जो है इस वायरल वीडियो पर मिल भी रही हैं। मैं, क्योंकि समय की अब थोड़ी सी कमी है मेरे पास, मैं एक सवाल जो है मैं आशुतोष जी से भी लूंगी। सर,
देखिए, अभी जो कुछ हुआ है हमने उस पर एकदम तफसील से बात रखी है। अगर राहुल गांधी आक्रामक रुख नहीं अपनाते हैं और कांग्रेस बड़े भाई की तरह अपने बर्ताव को छोड़ देती है, अब हम आगे की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां उनके साथ आ सकती हैं और तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा इस मुद्दे को यदि पकड़कर रखेंगे? आने वाले वक्त में, आने वाले चुनावों में इसका कुछ फायदा उसको हो सकता है, विपक्ष को हो सकता है। आशुतोष जी, उनका जो फ्रेम है उनका शायद वो फ्रीज हो गया है नेटवर्क की दिक्कत की वजह से। एनीवेज, सर्वेश्वर जी, ये सवाल आपसे सीधा, ये जो आशुतोष जी से किया, मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने विपक्षी एकता को मजबूत करने की तो कोशिश की। अब यूपी, देखिए यूपी में टोटल 80 सीट्स है। कहा जाता है यूपी को जो जीता वो सेंटर में सरकार बना। थोड़ा इसको थोड़े शब्दों में रखिएगा अपनी बात को, क्योंकि समय कम है। यूपी में भी इन्होंने अच्छा खासा गठबंधन किया, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया, लेकिन क्या स्थिति निकल के आई? यूपी में ये अपना सीट तो हार ही चुके हैं राहुल गांधी जी, वहां से जो कि ये एकमात्र 5 सांसद भी लेके नहीं आ पाते हैं। तो आप देखिए, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, टोटल 129 सीट्स जो है एमपी की, वो हमारे राज्य के, हमारे भारत वर्ष के दक्षिण छोड़ के जो राज्य हैं उनको मिला के आते हैं। वहां पे कांग्रेस पार्टी की और वहां पे जो इनके एलाइज हैं उनकी पकड़ है वहां पे, वहां से ये थोड़े सीटों इजाफा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए बीजेपी केरला में कमजोर है, ज्यादा मजबूत नहीं है, तमिलनाडु में पैर फैला रही है और उसका असर आने वाले चुनाव में पक्का दिखेगा, क्योंकि वहां की भी जनता अब उब चुकी है कि वही एआईएडीएमके डीएमके उससे एक नया विकल्प तलाश कर रही है। ठीक है। रही बात अगर आप सेंट्रल इधर आ जाए, राजस्थान में देखिए, गुजरात में को पूरा का पूरा सीट मिल जाता है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को पूरा सीट मिल जाता है। और अगर आप यूपी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, अखिलेश यादव अभी बोला है कि हम बीजेपी को 50 सीटों पे, मतलब 80 सीटों पे काम करेंगे, लेकिन कम से कम 50 सीट निकालेंगे। मुझे कहीं से ये भी नहीं लगता कि अखिलेश यादव के बातों में या अखिलेश यादव की कोई नीतियों में इतना दम है कि यूपी से वो 50 सीट निकाल पाएंगे। 2019 की बात कर रहा हूँ। सर्वेश्वर जी, समय थोड़ा कम है, मुझे आपको बीच में रोकना है। सारे चुनावी पंडित ने बीजेपी को यूपी से मात्र 30 से 40 सीट, मतलब 30 से 35 सीट देने का वादा कर रहे थे बड़े बड़े चुनावी पंडित। नतीजा हमने अपने सामने देखा, बीजेपी वहां से 67 के आसपास सीट निकाल के लाई। अभी तो चुनाव भी हुए थे, वो भी जो लोकसभा के सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आई। तो यहाँ पे विपक्षी एकता होगी, लेकिन वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता, क्योंकि ठीक है सर्वेश्वर जी, आपको यहाँ पे मुझे रोकना पड़ रहा है जी, समय मेरे पास कम है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आशुतोष जी आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। सियासी भविष्य की हमने बात रखी है, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर जो कुछ आज हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि दर्शकों ने हमें वॉच किया, स्ट्रेट टॉक को वॉच किया, इस एपिसोड को वॉच किया, इस चर्चा को भी आपने सुना होगा, तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर। इसी के साथ इजाजत लेंगे आज के स्ट्रेट टॉक में, फिलहाल इतना ही। नमस्कार।